अभी तक के चैप्टर में अपन ये पढ़ चुके हैं कि आपका डायपोल क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या है और उसकी वजह से डायपोल की एक्सिस पर या इक्वेटोरियल लाइन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है। दैट्स इट। अब हम इस टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि अगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल पर कितना फोर्स लगेगा, कितना मोमेंट लगेगा एंड रिलेटेड टर्म्स। ओके, तो अब क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म है। देखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर कुछ पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर सेम है, चाहे वो मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन हो। इलेक्ट्रिक फील्ड का हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रहने वाले हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में हम यहाँ पर अपना एक डायपोल रखने वाले हैं। तो हमने अपना एक डायपोल लिया कुछ इस तरीके से, इसमें एक माइनस क्यू होगा और एक प्लस क्यू होगा। ओके, दो अपने पास चार्जेस होते हैं डायपोल में जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और नेचर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होती है। इन दोनों चार्जेस के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगी और वो पर्टिकुलर डिस्टेंस हमारे पास यहाँ पर अपन ले लेते हैं ट्वाइस ऑफ डी। ओके, और यहाँ पर आपके पास ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि डायपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन होती है आपके पास नेगेटिव साइन टू पॉजिटिव साइन। तो डायपोल मोमेंट जो होगा पी वेक्टर, उसकी डायरेक्शन आपके पास हो जाएगी माइनस क्यू टू प्लस क्यू। दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में डायरेक्शन की बात करें तो ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है पॉजिटिव साइड। यहाँ के साथ आपके पास जो डायपोल है इसने कुछ एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल। ओके, और अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको यूज़ करना है जो कि प्रीवियस टॉपिक से लेके चलना है, जिसमें हमने ये देखा था कि जब भी कोई सिंगल पॉइंट चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पॉइंट चार्ज पर फोर्स लगता है। ओके, ये टॉपिक अपन पहले एक बार देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें आपने कोई प्लस चार्ज रखा क्यू, तो इस प्लस चार्ज पर जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इस पर फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू होगी F इक्वल टू क्यू ई। ओके, और अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक माइनस चार्ज रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि होगा F इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू ई। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। ओके, ये फंडा अपन को यहाँ पर याद रखना है। तो हम यहाँ पर एक फोर्स लगाने वाले हैं प्लस क्यू पर, तो वो फोर्स अपने पास पॉजिटिव साइन पर लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स, तो वो हो जाएगा आपके पास F1, और नेगेटिव साइन पर जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा आपका F2। ओके, तो ये दो फोर्सेस होंगे जो हमारे डायपोल पर एक्ट कर रहे हैं ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें ये बात करनी है कि नेट फोर्स कितना होगा। तो देखो आप यहाँ पर कि फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है Q इंटू ई। जब आपके डायपोल के दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो क्यू ई जो टर्म है वो कांस्टेंट हो गई। फिर क्यू दोनों सेम है और दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो इस कंडीशन में F1 और F2 नहीं लिख करके हम इनको डायरेक्टली F ही लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि नेट फोर्स कितना होगा, तो आपका जो नेट फोर्स आने वाला है यहाँ पर, वो नेट फोर्स आपका हो जाएगा 0, क्योंकि दोनों फोर्सेस अपोजिट लगे हुए हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो नेट फोर्स कितना हो गया आपके डायपोल पर? 0। बट नेट फोर्स 0 होने से ये नहीं हुआ कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये दोनों फोर्सेस मिलकर के एक टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और वही टॉर्क आपके इस डायपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा मान सकते हैं कि पानी बह रहा है। ओके, उस बहते हुए पानी में हमने एक रोड लेकर के कुछ एंगल पर रख दी है। अब इस बहते हुए पानी में अगर रोड ऐसे रखेंगे तो ये रोड घूम करके इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी तरीके से जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई डायपोल रखते हैं जिसमें यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव साइन पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव साइन पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये दोनों फोर्सेस मिलकर के आपके इस डायपोल को रोटेट करेंगे और अलाइन कर देंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ओके,
तो ये जो टॉर्क हमारे पास लगेगा जो कि इस डाइपोल को रोटेट करने का काम कर रहा है, ये टॉर्क कितना होगा ये हमें इस टॉपिक में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर टॉर्क का फॉर्मूला पहले अब देखते हैं। देखो 11th क्लास में हमने टॉर्क पढ़ा हुआ है और टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास यहाँ पे जनरली होता है टो इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। ओके, ये पहला फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, बट यहाँ पर सिंगल फोर्स के केस में हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अभी हमारे टॉपिक में हमारे पास दो फोर्सेज हैं यहाँ पर, और वो दो फोर्सेज हमारे पास जो है वो एक तो F1 है और एक फोर्स है अपने पास F2। दो फोर्स के केस में हम टॉर्क का क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? तो जब आपके पास दो फोर्सेज होंगे तो उस कंडीशन में आपको टॉर्क का फॉर्मूला यूज़ करना है टो इक्वल टू फोर्स। दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है तो आपको दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लेना है, मल्टीप्लाई करना है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है यहाँ पर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है वो हम डायग्राम में क्लियर करते हैं। तो डायग्राम के अंदर आप ये देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दोनों फोर्सेस के बीच में, ये प्लस के ऊपर फोर्स लग रहा है F1, इधर लग रहा है F2, तो यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है आपको। और ये परपेंडिकुलर जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन एक इमेजिनरी लाइन होती है जो आपके फोर्स से पास होती है। जैसे कि मान लो ये F1 फोर्स लगा हुआ है, ओके, तो अब आपके पास ये जो लाइन है, ये लाइन, ये कहलाएगी आपके पास F1 की लाइन ऑफ एक्शन। इसी तरीके से F2 फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ये होने वाली है जहाँ पर F2 फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। इन दोनों लाइन ऑफ एक्शन के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ बोथ फोर्सेस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो देखो इस डायग्राम में आपके पास ये जो 2D डिस्टेंस दी हुई है, ये जो डिस्टेंस आपके पास 2D दी हुई है, इसका अगर अपन इस डायरेक्शन में कंपोनेंट करें तो थीटा के डायरेक्शन में कंपोनेंट आता है कोस कंपोनेंट। तो यहाँ पे 2D का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2D साई कोस थीटा, सॉरी 2D कोस थीटा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या होगा? तो वो कंपोनेंट हो जाएगा आपका 2D साइन ऑफ थीटा। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर दोनों फोर्सेस के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिए। अब हमें फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करनी है और ये पता चल जाएगा कि कितना टॉर्क आपके इस डाइपोल पर लगने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला लिखते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आया है यहाँ पर फोर्स मल्टीप्लाई विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का फॉर्मूला क्या है? F इक्वल टू क्यू ई। ओके, एक सिंगल पॉइंट चार्ज पर लगने वाला फोर्स मल्टीप्लाई करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो कि हमारे पास आई है 2D साइन थीटा। ओके, तो ये हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला हो चुका है। अब एक फिजिकल क्वांटिटी जो हम पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है? किसी डाइपोल के किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड आपको लेना है और साथ में दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस लेनी है, और वो डिस्टेंस हमें यहाँ पे दी हुई है 2D, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपन डिस्टेंस लेंगे 2D, इसी को अपन क्या बोलते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पे 2D भी अवेलेबल है और Q भी अवेलेबल है, इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम बोल सकते हैं P। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो जाएगा टो इक्वल टू P E और साथ में आ जाएगा साइन ऑफ थीटा। तो ये आपके पास टॉर्क का फॉर्मूला आ चुका है जो कि डाइपोल पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में टॉर्क लगेगा और यही टॉर्क आपके डाइपोल को रोटेट करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने का काम करता है। ओके, इसे अगर हम वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में वो कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले हम देखते हैं कि क्या फॉर्मेट चल रहा है। हमने अभी तक पढ़ा हुआ है कि हमारे पास होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा। ओके, यहाँ पर पी ई साइन थीटा है तो इसको अपन लिख सकते हैं टो वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ओके, ये हमारे पास यहाँ पर हो चुका है आपके टॉर्क का वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 यूज़ कर लेते हैं। तो ये टॉर्क आपके पास आ चुका है। अब हमें ये बात करनी है कि ये टॉर्क कब मैक्सिमम लगेगा, कब मिनिमम लगेगा, तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल देखते हैं। तो
कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस हैं उनको देखते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने अपने एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अपना डायपोल कुछ इस तरीके से रख दिया है, जहाँ पर -q यहाँ पर है, +q यहाँ पर है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है -q टू +q। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सिचुएशन में आप ये देख के बताइए कि यहाँ पर p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो यहाँ पर जो p और e के बीच का एंगल है थीटा, वो 0 डिग्री है, क्योंकि p वेक्टर और e वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में है। तो इस कंडीशन में थीटा 0 होगा और साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा आपके पास हो जाएगा 0। जब थीटा 0 है तो साइन थीटा भी 0 होगा। तो अब हमारे पास टॉर्क का क्या फॉर्मूला आया था? टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला था पी ई साइन थीटा। ये जो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला आ चुका है पी ई साइन थीटा, इसको अब हम यूज़ करने वाले हैं। तो इस सिचुएशन में अपन ये देख पा रहे हैं कि अगर हम टॉर्क का फॉर्मूला यूज़ करते हैं पी ई साइन थीटा, तो थीटा आपके पास यहाँ पे 0, साइन थीटा की वैल्यू 0, तो टॉर्क की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0। इट मीन्स जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका डायपोल इस तरीके से रखा हो कि डायपोल मोमेंट की एक्सिस और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में हो, तो आपके इस डायपोल पर कोई टॉर्क नहीं लगता है। ठीक है, अगर वो किसी एंगल पर होगा तो ही टॉर्क लगेगा। इस डायरेक्शन में आने के बाद टॉर्क की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 0 सिर्फ 0 डिग्री पर ही नहीं होती है। एक केस हमारे पास और है जहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है, और वो केस क्या है वो हम थोड़ा क्लियर करते हुए चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है और उसमें आपने अपना डायपोल को कुछ इस तरीके से रखा, जिसमें +q यहाँ पर और -q यहाँ। तो यहाँ पर p वेक्टर की डायरेक्शन होगी इस तरीके से, -q से +q की ओर। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि जो थीटा एंगल होगा वो है 180 डिग्री। ओके, क्योंकि p वेक्टर और e वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। इस कंडीशन में आपके दोनों के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री, और इस कंडीशन में भी आपके पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। और आपका जो टॉर्क होगा वो भी आपके पास कितना मिल जाएगा? 0। तो ये दो सिचुएशंस हमारे पास यहाँ पर है। या तो आपका डायपोल जो है वो इस तरीके से रखा हो कि उसकी एक्सिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल हो। दोनों ही कंडीशन में आपके डायपोल पर कोई टॉर्क नहीं लगता है, या ये कह सकते हैं कि टॉर्क की वैल्यू मिनिमम हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कंडीशंस थी, इसमें आपको टॉर्क मिलता है मिनिमम, और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 0। इस कंडीशन को बातें मत करेंगे, ठीक है ना। और क्या सिचुएशंस हो सकती हैं, तो वो हम देखते हुए चलते हैं। तो अब अगली सिचुएशन में देखते हैं कि आपके पास आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है और उसमें आपने डायपोल को कुछ इस तरीके से रखा, यहाँ पर -q साइन और यहाँ पर +q साइन। तो इस कंडीशन में p वेक्टर की डायरेक्शन होगी -q टू +q साइन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन +x डायरेक्शन में है। अब थीटा आपके पास कितना आ रहा है, तो p वेक्टर और e वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पर आपके पास है 90 डिग्री, और इस कंडीशन में साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1। ओके, अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? पी ई साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो टॉर्क आपके पास फाइनली हो जाएगा पी ई। ओके, यहाँ पर आपके पास देखो फॉर्मूला, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो है पी ई साइन थीटा। जैसे जैसे आपके पास साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ती हुई चली जाएगी। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू के लिए टॉर्क की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। इस कंडीशन में साइन की वैल्यू 1 है, जो कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो डेफिनेटली बात है कि टॉर्क की जो वैल्यू आपको पी ई मिली हुई है ये मैक्सिमम टॉर्क है। तो यहाँ आपको मिला है मैक्सिमम टॉर्क। ओके, तो टॉर्क कब मैक्सिमम होगा और कब टॉर्क आपका मिनिमम होगा, ये दो कंडीशंस हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है। ओके, अब एक सिचुएशन हमें और देखते हुए चलनी है, तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। और ये कंडीशन है आपके पास स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इन दोनों सिचुएशंस में थोड़ा कंपेयर करते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आपके पास कोई बाउल दिया हुआ है, इसमें कोई पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है। ओके, अब इस पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखें और इस कंडीशन में रखे हुए पार्टिकल को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये दोनों पार्टिकल रुके हुए हैं। इट मीन्स इन दोनों की कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब इस कंडीशन में रखे हुए पार्टिकल पर अगर थोड़ा फोर्स लगाया जाए या इस पार्टिकल को थोड़ा भी अपनी कंडीशन से डिस्प्लेस किया जाए, तो आपका पार्टिकल ऊपर चला तो जाएगा, बट वो फोर्स हटा लेने के बाद आपका पार्टिकल दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में लौट आता है।
ठीक है। तो इस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। और इस पार्टिकल को ध्यान से देखें, अभी ये इक्विलिब्रियम में है, मोशन में नहीं है, बट अगर थोड़ा भी फोर्स लगाया जाए तो ये पार्टिकल अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस होकर के नीचे चला जाएगा और दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ सकता है। इस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर आपका पार्टिकल एक्सटर्नल फोर्स हटा लेने के बाद दोबारा अपनी कंडीशन में आ सकता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगी, अदरवाइज कंडीशन आपके पास हो जाती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इन दोनों सिचुएशन के रिगार्डिंग अगर हम अपने डाइपोल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर आपने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें डाइपोल को दो तरीके से रखा है अपन ने, और दो तरीके क्या हैं। पहला आपके पास डाइपोल कुछ इस तरीके से है, प्लस क्यू, माइनस क्यू, यहाँ रखा आपने प्लस क्यू, और यहाँ पर आपने डाइपोल रखा है इस तरीके से जहाँ प्लस क्यू यहाँ है और माइनस क्यू यहाँ है। ओके, तो पी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस से प्लस क्यू की ओर, और इसमें क्या डायरेक्शन होगी, माइनस से प्लस की ओर। तो इस कंडीशन में अगर अपन ध्यान से देखें तो पी वेक्टर और ई वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ पी वेक्टर और ई वेक्टर क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, तो अभी जस्ट अपन ने बात की है कि जब आपके पास यहाँ पर थीटा चल रहा है 0 डिग्री और यहाँ थीटा चल रहा है आपके पास 180 डिग्री। थीटा आपके पास एंगल होता है पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल। इस कंडीशन को अपन बोलने वाले हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और इस कंडीशन को हम बोलने वाले हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि ध्यान से अगर अपन देखें सिचुएशन को, सिचुएशन नंबर 1, तो ये आपका डाइपोल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और ये नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। पॉजिटिव साइड में फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस पे फोर्स कुछ इस तरीके से लग रहा है, आउटसाइड डायरेक्शन में। ओके, तो अभी आपका डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, क्योंकि जैसे ही आप इसको थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर, ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा और फिर से आपका डाइपोल उसी कंडीशन में आकर रुक जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका डाइपोल रखा है जिससे अगर आपने इसको डिस्प्लेस कर भी दिया तो दोबारा घूम करके इसी कंडीशन में ये आ जाता है, इसे बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और डाइपोल अगर ऐसा रखा हुआ है जिसमें नेगेटिव साइन यहाँ, पॉजिटिव साइन यहाँ, अब ये इक्विलिब्रियम में है, बट अगर थोड़ा भी आपने इसको रोटेट किया तो नेगेटिव पे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट फोर्स और पॉजिटिव पे लगता है उसी डायरेक्शन में फोर्स जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये घूम करके ऐसा टर्न हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में रखे हुए डाइपोल को अगर आपने थोड़ा भी डिस्प्लेस किया तो ये अपनी कंडीशन में दोबारा न आकर के रिवर्स हो जाता है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा और अनस्टेबल की कंडीशन में पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। ओके, दैट्स सो थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है और अब हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल पोर्शन की। तो जो सोल्ड एग्जांपल्स आपको बुक में दिए हुए हैं वो आप खुद करने की कोशिश कीजिए और जो अनसोल्ड पार्ट है वो मैं यहाँ पर आपको सोल्व करवाऊँगा, ठीक है। और अगर फिर भी किसी सोल्ड पार्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप पर इस चीज़ को पूछ सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक अनसोल्ड न्यूमेरिकल का क्वेश्चन नंबर 2 लेकर चल रहे हैं, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है कि टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फेयर्स आर चार्ज्ड विद +10 माइक्रोकूलम एंड 20 माइक्रोकूलम इफ़ दे आर बट इन टू कॉन्टैक्ट एंड देन केप्ट एट सेम सेपरेशन as earlier, then find the ratio of forces in final and initial situation. ओके, तो देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो स्फेयर्स हैं आपके पास आइडेंटिकल स्फेयर्स का मतलब है कि उनका रेडियस आपके पास सेम होगा। चार्ज स्फेयर्स हैं, तो हम यहाँ पर दो स्फेयर्स ले लेते हैं आइडेंटिकल। एक के ऊपर चार्ज है +10 माइक्रोकूलम और दूसरे पर चार्ज है -20 माइक्रोकूलम। ओके, दोनों के बीच में एक डेफिनेट सेपरेशन होगा और इन दोनों के बीच में इनिशियल कंडीशन में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा। तो देखो, अगर इनिशियल कंडीशन में फोर्स की बात करें तो वो फोर्स आपके पास हो जाएगा, इसको मैं F1 नाम दे रहा हूँ, दैट इज़ K, Q1 एंड Q2। सो पहला चार्ज आपके पास 10 माइक्रोकूलम है, दूसरा चार्ज 20 माइक्रोकूलम है। माइक्रोकूलम मैंने कॉमन ले लिया है तो अपन इसको यहाँ पर माइनस, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶,
तो 10⁻⁻6 इसका और इसका दोनों का मिल करके 10⁻⁻12 हो जाएगा। ओके, और डिवाइड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन। तो अभी तक हमने कुछ सोल्व नहीं किया है, इसमें सिर्फ ये देखा है कि इनिशियली दोनों चार्जेस जो हैं वो किसी डिस्टेंस पर सेपरेटेड है और उन दोनों के बीच में जो फोर्स लगना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब ये कह रहा है कि दोनों स्फीयर्स को अगर हम कॉन्टैक्ट में ले आते हैं तो उसके बाद आपके पास क्या चेंजेस आएंगे सिचुएशन में। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि अगर हम दो आइडेंटिकल स्फीयर्स को अगर हम टच करते हैं तो टच करने के बाद वहाँ पर कॉन्टैक्ट होगा, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू चार्ज ट्रांसफ़र होगा। ओके, चार्ज ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है, यहाँ पर कितना चार्ज ट्रांसफ़र होगा, इसके बारे में डिटेल आपको 4th चैप्टर में मिलती है। बट फिर भी आप यहाँ पर इसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे ही हम यहाँ पर दो सेम साइज़ के स्फीयर्स लेकर के उनको टच करते हैं तो टच करने से चार्जेस का ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है, चार्ज इंटरचेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये तब तक चलेगा प्रोसेस जब तक कि दोनों स्फीयर्स पे इक्वल चार्जेस नहीं हो जाए। ओके, या यूँ कह सकते हैं कि दोनों स्फीयर्स पे जो चार्ज अब फाइनल होगा वो टोटल चार्ज का एवरेज निकालना है आपको यहाँ पर। ये सिर्फ तभी कर सकते हैं हम जब दोनों स्फीयर्स का साइज़ सेम हो, केवल तभी ये पॉसिबल है। अगर साइज़ सेम नहीं हुआ तो फिर डिटेल प्रोसीजर होगा जो इस चैप्टर के अंदर नहीं दिया गया है, अपन को आगे वाले चैप्टर्स में उसके बारे में पता चलेगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर दोनों चार्जेस को एक दूसरे से टच करते हैं तो ये पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है, और जैसे ही आपने टच किया तो चार्जेस ट्रांसफ़र होंगे और फाइनल चार्ज जो होगा Q फाइनल वो आपके पास हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम प्लस दूसरा जो चार्ज है माइनस का 20 माइक्रोकूलम डिवाइड बाई 2। मतलब ये आपको टोटल चार्ज का एवरेज निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास -10 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ -5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को जब हम दोबारा सेपरेट करते हैं तो पहले वाले के ऊपर भी होगा -5 माइक्रोकूलम और दूसरे वाले के ऊपर भी हो जाएगा -5 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस तरीके से आपको चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करना है दो स्फीयर्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद। अभी हम इनको दोबारा उतने ही सेपरेशन R पर फिर से रखते हैं और अब फाइनल सिचुएशन में कितना फोर्स लग रहा है इसको हम यहाँ पर देखते हुए चलते हैं। तो फाइनल सिचुएशन में जब फोर्स लगेगा, इसको मैं F2 नाम दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपके पास K, फर्स्ट चार्ज जो कि -5 है और दूसरा चार्ज जो कि -5 है। माइक्रोकूलम दोनों के कॉमन लेते हैं तो 10⁻⁻12 हो जाएगा और डिवाइड बाई R², दैट इज सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस, सेम एज इनिशियल सेपरेशन। अब इन दोनों फोर्सेस का आपको यहाँ पर रेशियो निकालना है। तो रेशियो अगर अपन निकालते हैं तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, तो दोनों को डिवाइड करने के लिए अपन यहाँ पर करते हैं F1 डिवाइड बाई F2। पहला वाला जो आपके पास फोर्स है वो है K, एक 10 का है एक 20 का है। ओके, चार्ज और दोनों के बीच का सेपरेशन R²। दूसरे केस में K एक 5 का है, दूसरा भी 5 का है, -5 का डिवाइड बाई R²। माइनस साइन अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं भी करते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है यहाँ पर। तो K से K कैंसिल, R² से R² कैंसिल, और ऊपर आपके पास चल रहा है 200 और नीचे चल रहा है 25। तो ये आपके पास हो जाएगा 8:1। मतलब दोनों कंडीशंस में जो आपके पास फोर्सेस का रेशियो है दैट इज़ 8:1। दैट इज़ फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में सोल्व करवाया हुआ है आपको। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया हुआ है कि 2 आइडेंटिकल चार्जेस स्फीयर्स आर सस्पेंडेड बाय 2 स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, एंड देन स्ट्रिंग मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ ईच अदर। देन व्हाट सस्पेंडेड when suspended in a liquid of density 0.8 gram per centimeter cube, the angle remain the same. What is the dielectric constant of liquid where density is already given in the question? इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप सिचुएशन का एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम इसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सिचुएशन का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले सिचुएशन आपको दी गई है जिसमें आपके पास 2 इक्वल लेंथ की स्ट्रिंग्स हैं। ओके, और इन दोनों पर आपके पास 2 चार्ज स्फीयर्स हैं जो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब साइज़ भी सेम है और साथ में दोनों पर चार्जेस भी सेम होंगे। तो चार्ज आपके पास दोनों पर Q है। ओके, और दोनों ही एक दूसरे के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना के रखी हुई है।
अब यहाँ पर अगर अपन एक वर्टिकल बनाते हैं इमेजनरी, तो ये एंगल आपके पास हाफ करना है 30 का, तो ये हो जाएगा आपके पास 15। ओके, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको, 15 जैसा लग नहीं रहा है, ये हो जाएगा 15। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पहले इस सिचुएशन में कौन कौन से फोर्सेस लगे हुए हैं, फोर्सेस को बैलेंस करके हम कुछ इक्वेशंस बनाते हैं, देन हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मास तो इसमें होगा ही डेफिनेटली, तो एक फोर्स तो नीचे लगना ही है आपके पास, और वो फोर्स हो जाना है आपके पास mg। ओके, दोनों सेम साइन के चार्जेस है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो डेफिनेटली बात है इस Q ने इस Q को रिपेल किया तो यहाँ पर रिपल्शन का फोर्स लगेगा, इसको मैं बोल देता हूँ F इलेक्ट्रिक। ओके, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट होगी, और टेंशन हमेशा जिस पॉइंट पर हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ से दूर की ओर लेनी होती है, तो यहाँ टेंशन आपके पास दूर की ओर आएगी, टेंशन T। और यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये जो एंगल है ये एंगल भी आपके पास सेम ही होने वाला है, तो ये एंगल भी आपके पास कितना आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम होंगे अकॉर्डिंग टू डायग्राम। अब आप ये देख सकते हो कि इस T का अगर मैं कंपोनेंट करता हूँ इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में एंगल बना हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा T cos 50 डिग्री। अगर हम इसे बनाते हैं इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा T cos 15 डिग्री। ओके, और इसी तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा T sin 15 डिग्री। ऐसा 11th क्लास में हम कई क्वेश्चंस में कर चुके हैं, आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिर वर्टिकल डायरेक्शन में। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो फोर्सेस लगे हुए हैं, F इलेक्ट्रिक फोर्स और एक साथ में T sin 15 डिग्री, और साथ में वर्टिकल डायरेक्शन में आपका T cos 15 डिग्री और mg ये लगे हुए हैं जो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ प्रोवाइड करेंगे। तो फाइनली अगर इन सभी के लिए हम एक इक्वेशन बनाते हैं यहाँ पर, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, तो अगर मैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस है उनको अगर मैं बैलेंस करूँ तो FE जो होगा वो बराबर हो जाएगा आपके पास T sin 15 के, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो जो आपका mg होगा ये हो जाएगा आपके पास T cos 15 डिग्री। ओके, दैट इज़ फर्स्ट इक्वेशन एंड दैट इज़ सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो डिवाइड करने के बाद आपके पास T से T कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा tan 15 डिग्री, और ये हो जाएगा आपके पास FE डिवाइड बाई mg। ये आपको ध्यान रखना है इक्वेशन नंबर 3 के फॉर्म में। ओके, तो अभी तक हमने कुछ नहीं किया है क्वेश्चन में, सिर्फ जो फर्स्ट सिचुएशन हमें दी गई थी उस सिचुएशन को हमने मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया है। हमने सिर्फ उस सिचुएशन में जितने भी फोर्सेस लगे हुए हैं उन फोर्सेस को शो करना है, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपको इन फोर्सेस को बैलेंस करना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में, देन आपको एक इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। इस इक्वेशन को रिजर्व करके रखते हैं। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में आगे इसने बोला हुआ है कि व्हेन सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, इस पूरे सिस्टम को हम एक लिक्विड में डिप करने वाले हैं जिसकी डेंसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो उस कंडीशन में भी ये जो एंगल बना हुआ है दोनों स्ट्रिंग के बीच का, ये एंगल चेंज नहीं होता है, ये 30 डिग्री ही रहने वाला है। तो आपको ये बताना है कि व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, ठीक है। ये सिचुएशन हमें यहाँ पर देखते हुए चलनी है। तो अब अपन नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं जहाँ पर हम इस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं जब हमने पूरे सिस्टम को डिप कर दिया है लिक्विड के अंदर। तो उस कंडीशन में आपका एंगल चेंज नहीं करना है। देखो यहाँ पर एंगल टोटल 30 है और उसका आधा 15 डिग्री है, तो उतना ही बनाना है आपको। फिर से दोनों चार्जेस यहाँ पर होंगे, और अब यहाँ जो फोर्सेस लगने वाले हैं उन फोर्सेस को थोड़ा ध्यान से देखना है। नीचे की डायरेक्शन में पहले आपके पास mg लग रहा था, बट अब वो mg नहीं लगेगा। देखो मास अगर आपके पास लिक्विड में डिप कर दिया जाए तो मास चेंज नहीं होता है, मगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स g डैश है ये डेफिनेटली चेंज होगा ड्यू टू बेयोंसी फोर्स। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हो। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपन लिक्विड में डिप करते हैं तो नीचे mg लग रहा होता है, बट ऊपर एक बेयोंसी फोर्स आता है, और उसकी वजह से आपके पास नीचे लगने वाला जो फोर्स mg है वो रिड्यूस होकर के बन जाता है mg डैश, और वो हो जाएगा आपके पास mg माइनस बेयोंसी फोर्स। ओके,
तो ये सिचुएशन हम 11th क्लास में स्टडी कर चुके हैं और वहाँ एक फॉर्मूला भी हम डिराइव करते हैं जिसमें हम जो नया जी डैश अब लगने वाला है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू हो जाती है जी मल्टीप्लाई विद 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। ये फॉर्मूला अभी अपन को इस न्यूमेरिकल में यूज़ करना है। फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका डेरिवेशन चाहे तो आप 11th क्लास में फ्लूइड मैकेनिक्स चैप्टर में जाकर के देख सकते हैं, और नहीं भी तो सिर्फ आप फॉर्मूला यहाँ पर रिमेंबर रखें ताकि हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर पाएँ। यहाँ पर जी डैश जो अब नया जी है लिक्विड में जाने के बाद, जी जो कि इनिशियली था एयर में, सिग्मा और रो ये दोनों डेंसिटीज़ हैं। एक लिक्विड की है जिस लिक्विड में हमें ऑब्जेक्ट को डिप करना है, और एक डेंसिटी है उस ऑब्जेक्ट की जिसको हमने डिप किया हुआ है। ओके, ये फॉर्मूला हम फाइनलाइज करके इसको यूज़ करेंगे। तो एक तो ये क्लियर हो चुका है कि जी डैश लगेगा इस बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक दूसरा पॉइंट और है हमारे पास कि जब भी आपके पास कोई दो चार्जेस हैं, क्यू और दूसरा क्यू, दोनों के बीच कुछ सेपरेशन आर है। अब यहाँ पर अगर ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं एफ, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ से, जिसकी वैल्यू अपने पास होती है एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये यहाँ पर जो के हैं आपके पास, उस के की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वैल्यू आपको सिर्फ तभी यूज़ करनी है जब दोनों चार्जेस आपके वैक्यूम में हो या फिर एयर में हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम आ चुका है। जैसे ही आप दोनों चार्जेस को लिक्विड में डिप करोगे तो दोनों के बीच में लिक्विड आ चुका है, और मीडियम आने के केस में फिर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके चेंज करते हैं, और वो जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ओके, ये जो एप्सिलॉन आर है दैट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम बिटवीन बोथ चार्जेस। इसी की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है, जो कि इस फॉर्मूले में आने वाला है। ठीक है, जब हम दो चार्जेस को लिक्विड में डिप करेंगे तो आपको फॉर्मूला फिर ये यूज़ करना होगा इंस्टेड ऑफ दिस फॉर्मूला। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला यहाँ पे ये ध्यान रखना है, और एक ये फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है जिसको हम अभी यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास जो डायग्राम है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। दोनों चार्जेस एक दूसरे को फिर से रिपेल करेंगे, और इस बार जो फॉर्मूला लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो पहले जितना नहीं लगेगा, तो मैं इसको एफ डैश नाम दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, टेंशन आपके पास कुछ आएगी टी, पहले से चेंज हो जाएगी। फिर से आपके पास इस डायरेक्शन में टी कोस थीटा आने वाला है। अगर हम यहाँ पे थीटा एंगल बनाते हैं तो इस डायरेक्शन में आपके पास टी साइन थीटा आने वाला है। ठीक है, फिर से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशंस को बैलेंस करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स हो जाएगा आपके पास यहाँ पर टी साइन थीटा इक्वल टू एफ डैश, और टी कोस थीटा जो है वो आपके पास इक्वल हो जाएगा एम जी डैश के। थीटा आपको वही रखना है जो पिछली सिचुएशन में रखा था, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल में चेंज नहीं आया है। ओके, इन दोनों सिचुएशन को फिर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद फाइनली आपका टेंशन कैंसिल हो जाएगी, और आपका 10-15 डिग्री, क्योंकि यहाँ थीटा 15 डिग्री चल रहा था, वो चेंज नहीं करना है, ना फर्स्ट सिचुएशन में ना सेकंड में। तो ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा एफ डैश डिवाइड बाई एम जी डैश, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास आई थी उसको हम थोड़ा ध्यान से देखें, तो यहाँ पर 10-15 डिग्री चल रहा है। ठीक है, 10-15 की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू 10-15 की है। सेकंड केस में भी अगर अपन चलते हैं तो यहाँ पर भी ये पूरी वैल्यू जो है वो 10-15 की ही है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो डेफिनेटली दोनों की राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो इन दोनों को इक्वल कर देते हैं हम। तो यहाँ पर अगर इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन एफ अपॉन एम जी, ये राइट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की, और एफ डैश अपॉन एम जी डैश ये राइट हैंड साइड है सेकंड इक्वेशन की। इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया है, और यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा। f की और f डैश की वैल्यूज़ हम पुट करते हैं यहाँ पर, तो f की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई जी, और अब एफ डैश जो कि नया इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके देखा है कि वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो अब हमारे पास लगने वाला है वो ये है। ठीक है, इसको हम यूज़ करने वाले हैं वहाँ पर। तो अब आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, साथ में Q1 Q2 और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। यहाँ जी डैश की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, यह फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है।
इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये आपके पास रखने में आएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास g मल्टीप्लाई विद 1 माइनस सिग्मा अपॉन रो। ओके, g से g कैंसिल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 आर स्क्वायर कैंसिल। और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करते हैं आगे तो ये पूरा पार्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद 1 माइनस रो सिग्मा अपॉन रो इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, ये फाइनल इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। अब इस इक्वेशन में सिग्मा और रो जो हैं वो हमारे पास डेंसिटीज़ हैं, और क्वेश्चन के अंदर ये पहले ही दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर आपको लिक्विड की डेंसिटी भी दी हुई है जो कि 0.8 है, और साथ में स्फीयर मतलब जिस मटेरियल को हम डिप कर रहे हैं उसकी डेंसिटी 1.6 है। इन दोनों की वैल्यूज़ जब हम इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 1.6 इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ओके, और इसी को अगर अपन आगे बढ़ाते हैं यहाँ पर तो 1 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 1.6 इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, देन फाइनली एप्सिलॉन आर इक्वल टू 2। ओके, तो ये आपके पास वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उस लिक्विड का, दैट इज़ फाइनल आंसर।